इकबाल प्रोग्राम में आप देख रहे हैं सलाम जेके और वक्त हो गया है अब जरा जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको रूबरू करवाए। बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी, लेकिन एक और बड़ी खबर अब जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों मरकजी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें यह कहा गया कि उर्दू समेत मजीद 4 जुबानों को शामिल कर दिया गया था सरकारी गैजेट के अंदर। यह कहा गया था कि अब उर्दू समेत हिंदी, अंग्रेजी और दीगर ज़बानें जो है वो ऑफिशियली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाएंगी और उसके फ़ौरन बाद मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोगों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पहले सबसे बात करें तो सबसे श्रीनगर के अंदर या जम्मू के अंदर आप देखेंगे गुज्जर बकरवाल जो है, गुज्जर तबके से जो वाबस्ता लोग हैं जो गोजरी ज़ुबान बोलते हैं, वो एहतजाज करते हुए नज़र आए कि उनकी ज़ुबान के साथ जो है वो इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है और इसको सरकारी शेड्यूल में जी लाया जाए, सरकार इसको अपने उस हुक्मनामे में लाए जिसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और दीगर ज़ुबानों को लाया गया है। अभी गुजरी वाला मामला चल ही रहा था, पहाड़ी और पंजाबी भी सामने आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से एहतजाज की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि हमारी ज़ुबानों को भी जो है वो इस सिलसिले में जो है वो सरकारी उस ऑर्डर में लाया जाए जिसमें हुकूमत की तरफ से एक ऑर्डर जो गुज़श्ता दिनों निकाला गया था। अब खबर यह आ रही है कि गुजर कम्युनिटी की तरफ से जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के रुकन जो है सुरेंद्र नागर, उन्हें कहा गया कि वो सरकारी तौर पर गुजरी ज़बान को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करवाने के हवाले से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाएं और साथ साथ मरकज़ी हुकूमत को उनकी मांगों से आगाही दिलाएं। वहीं पर पंजाबी ज़ुबान को लेकर आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और क्या कुछ उस ज़बान के साथ हो रहा है उस पर भी गुफ्तगू पिछले दिनों हुई थी और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बवाल जो है वो मचा हुआ है। बिल्कुल 5 रोज पहले मरकजी सरकार की तरफ से जो काबीना का इजलास दिल्ली में मुनक्किद हुआ था वज़ीर आज़म की सदारत में, और उसमें ये फैसला लिया गया था और उसके बाद एहतजाजों का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर, और एहतजाज पुरअमन हुए, अपनी बात रखने की कोशिश की गई मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की तरफ से। पहाड़ी, गोजरी और पंजाबी बोलने वालों की तरफ से मुतालबा किया गया कि 3 ज़ुबानों को जो लिसानी बुनियादों पर रियासत को तकसीम करने के इल्ज़ामात भी सरकार पर लगाए गए और ये भी इल्ज़ाम सरकार पर लगाया गया कि अगर जहां पर कश्मीरी और डोगरी को जगह दी गई थी इन 5 दफ्तरी ज़ुबानों में जहां पर जगह दी गई, तो दूसरी तरफ इन 2 ज़ुबानों को भी इसके दायरे में लाने का सरकार से मुसलसल मुतालबा हो रहा है। और इसी के तहत अब गुजर कम्युनिटी की तरफ से मरकज तक बात पहुंचाने के लिए राज्यसभा के रुकन को एक अपनी बात रखने के लिए उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम सौंपा गया है, जिसमें अपनी बात रखने के लिए उन्होंने उनसे मुतालबा किया है कि वो सरकार तक बात पहुंचाए ताकि गुजरी ज़ुबान को भी इस दायरे में लाया जा सके। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस पर मजीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मसूद चौधरी साहब फॉर्मर वाइस चांसलर भी हैं और खुद इस जुबान की पैरवी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें भी कर रहे हैं। मसूद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। सबसे पहले जो सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया चंद ज़ुबानों के हवाले से, जिसमें उर्दू और दीगर ज़ुबानों को कहा गया कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ की जाएंगी, अब आवाज़ें उठ रही हैं गोजरी को भी जनाब इसमें लाई और पंजाबी अपने तरीके से लड़ रहे हैं, तो किस हद तक आप इसको सही मानते हो और क्या वाकईतन गोजरी ज़ुबान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए 2 इशू हैं इसमें। एक तो मजमूई तौर पर ये एक इम्प्रेशन जाता है कि शेड्यूल ट्राइब जो गुजर है उनके साथ नाइंसाफी हो रही जी। दूसरी बात यह है कि पंजाबी एक रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है, आपने उसका नाम नहीं लिया। तीसरी बात है कि पहाड़ी वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने उसका नाम नहीं लिया। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो नया डिस्पेंसेशन, नई हुकूमत, नया सिलसिला बना था, तो शेड्यूल ट्राइब खासकर हम लोग ये समझते थे कि हमारे साथ इंसाफ होगा और हमारी जो है जो डिमांड्स है पिछले कई सालों से चल रही हैं उनका कोई बदावा होगा। तो बाकी भी डिमांड्स का कुछ नहीं हुआ। और जब ये गोजरी ज़बान बाबा कलाम शाह यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट है गोजरी ज़बान,
जो जम्मू यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट है गोजरी जुबान। तो हमारे साथ आप इतना ही अगर कह देते कि भाई हम इसको डेवलप करेंगे, हम इसको कुछ करेंगे, तो समझता कि एक लॉलीपॉप आप दे सकते थे। लेकिन आपने डोगरी और उर्दू तो पहले ही है, आज से कई बरसों से है। उर्दू यहाँ की जुबान है, अंग्रेजी यहाँ की जुबान है। तो कोई उन पे एहसान नहीं किया आपने, कश्मीरी पे कोई एहसान नहीं किया, डोगरी पे कोई एहसान नहीं किया। हम पे आप एहसान कर सकते थे, लेकिन मेरा ये स्ट्रांग प्रोटेस्ट है कि गुजरों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। वो जबान का ही पहलू नहीं है, दूसरे पहलू भी हैं, कई पहलू हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस हवाले से आपके माध्यम से, गुलिस्तान के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई हम भी मुंह में जबान रखते हैं और हम भी जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, और जब कुर्बानी देने का मौका आता है तो उस वक्त शायद हम सबसे आगे होते हैं, और जब कुछ मराहत देने की बात होती है तो हमें कोई पूछता नहीं। ये इम्प्रेशन है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस इम्प्रेशन को दूर करेगी। मसूद चौधरी साहब, मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास है कि तबीयत नासाज होने के बावजूद भी जिस हसासियत के साथ आप बात कर रहे हैं, ये आपके जज्बात की अक्कासी है, और आपकी मोहब्बत जो इस ज़ुबान के साथ है, इस तबके के साथ है, वो यहाँ पर झलक रही है। लेकिन एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, अब ये ज़ुबान को शेड्यूल करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अब आवाज़ें उठ रही हैं कि असम्बलियों के अंदर जो अभी हदबंदी चल रही है उसमें भी इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाए। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से पिछले एक आध साल में जो सिलसिले बने हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा तवक्कात हमें होंगी। लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत हिंद हमारी कुर्बानियों को, हमारे कल्चर को, हमारी सकाफत को मलूज़ खातर रखेगी और हमें हमारा हक देगी। हम कोई कंसेशन नहीं चाहते। और जहां तक मेरी सेहत का ताल्लुक है, देखिए हमने तो सारी उम्र पूरा गोजरी के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए और काम किया है, और आज भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह अगर मौका देगा तो हम इस ज़बान के लिए काम करेंगे। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद चौधरी साहब। ये अक्कासी है जी, किस तरीके से वो बात कर रहे थे सेहत नासाज होने के बावजूद भी। जब उन्होंने सुना कि गोजरी पर हमने बात करनी है तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरी सेहत प्रायोरिटी नंबर 2, पहले कौम की सेहत के हवाले से अपने नाजरीन तक हम जाएंगे। और अब ये कह रहे हैं कि जनाब अब ये मामला जो है और आगे बढ़ाया जाए। कोशिश करेंगे कि शबीर खान साहब को भी ज्वाइन करवाएं, क्योंकि पंजाबी का मामला भी काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब हर ज़ुबान को लाया जाए। फिलहाल जो हम अभी देख रहे हैं कि हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, अंग्रेज़ी और उर्दू, ये वो ज़बानें हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज में कैबिनेट ने कहा कि उन्होंने अप्रूव किया, और अब मसवदा कानून जो है वो तहरीर किया जाएगा, पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, उसके बाद इसकी मंजूरी होगी। और जो ही यह मामला सामने आया तो उसके फ़ौरन बाद अब डोगरी और पंजाबी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें जो है वो सामने आ रही है, और वहाँ से भी ज़बरदस्त एहतजाज किया जा रहा है कि उनकी आवाज़ को भी हुकूमत जो है वो सुने, और उन तक भी उन्हें जो जायज़ हुकूक उनके हैं उसकी पासदारी हो और उन्हें यकीनी बनाया जा सके। गुफ्तगू के लिए शबीर अहमद खान साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वजीर भी हैं। शबीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद चौधरी साहब अभी बता रहे थे कि देखिए हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, जब वो फोर फ्रंट पर आना हो तो हम काम करते हैं हमेशा, लेकिन जब मुराद की बात आती है तो गोजरों को बैक वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब पंजाबी या पहाड़ी स्पीकिंग लोगों के हवाले से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि पहाड़ी को भी जनाब ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए और इसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो अब आपकी तरफ से भी आवाज़ें आना जो है शुरू हो गया है, तो क्या कुछ मामला है और क्या इस इशू को आपकी तरफ से उठाया गया है? चंद दिन पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर यूटी की 5 लैंग्वेजेस को जो है वो ऑफिशियल जो है वो करार दिया है,
उसमें उर्दू और हिंदी तो पहले से ही थे, कश्मीरी, डोगरी और इनको जो है वो रखा है। हम उसका तो चूंकि तकनीकी खराबी की वजह से शब्बीर अहमद खान साहब का ऑडियो जो है वो नहीं आ रहा है। फॉर्मर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है पहाड़ी बोर्ड के, ड्रॉप करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं जरा आगे, एक और खबर की ओर चलते हैं, चूंकि ये मामला अभी आगे बढ़ेगा, अभी बड़ी सियासतें इस पे होनी है जी आगे आने वाले दिनों में। बढ़ते हैं आगे, जरा बात करते हैं कोविड-19 की भी, और उसके बाद एक और खबर जो है वो सोपोर से डेवलप हो रही है। जब तक वो पूरी तरह से तस्दीक के साथ हमारे सामने आएगी, तो इस वक्त कोविड-19 की सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरीके से आपके टीवी पर है कि न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर समेत मुख्तलिफ रियासतों के अंदर लगातार जो है वो कोविड-19 के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मुल्क के अंदर 42 लाख तक तादाद पहुंच चुकी है मुतासरीन की कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल पिछले 3 दिनों के अगर डेटा उठाकर देखें तो वो ये बताता है कि अभी हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि पहले दिन 1000 से थोड़े से आगे जब डेटा बढ़ा 1000 तक केसेस, अगले दिन 50 और केसेस का इजाफा करके 150 के आसपास जो बताया जा रहा था कि केसेस आएंगे, लेकिन 1250 तक की तादाद पहुंच जाएगी। ये किसी को अंदाजा नहीं था। तीसरा दिन कल कॉन्टिन्यूसली जब 1316 केसेस, तमाम रिकॉर्ड पिछले 5 महीनों के टूट गए, और जम्मू प्रोविंस, जहां पर जम्मू प्रोविंस के अंदर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिछले 4 दिनों के अंदर 2000 के करीब केसेस जम्मू जिले से सामने आ चुके हैं। यहां तक कि श्रीनगर जिला भी जरूर सुर्खियों में रहा, लेकिन एज कंपेयर टू जम्मू काफी कम तादाद अब पहले के मुकाबले देखी जा रही है। जहां पर 200 प्लस केसेस जा रहे थे, वहां अब 185 केसेस श्रीनगर से, जम्मू से कल एक बार फिर 500 प्लस केसेस, और इस तरीके से तादाद बढ़कर जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 की जो अब तक पहुंची है वो 42,000 के पार जाकर इस वक्त हालांकि 43,000 के पार पहुंच चुकी है, 43,550 से तजावुज कर गई है। वहीं पर इस वक्त आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ श्रीनगर जिला, जम्मू की तो बात कर ही रहे हैं, 2 दिनों या 3 दिनों का डेटा उठाएं तो 2000 के करीब केसेस, लेकिन श्रीनगर जिला भी ऐसा जहां पर 10,000 पॉजिटिव केसेस, ये रिकॉर्ड अब सामने आए हैं, फिगर्स एक और जो नए सामने आए हैं। मरने वालों की तादाद देखें तो 800 के पार इस वक्त तादाद पहुंच चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। दोनों सूबों में मरने वालों की तादाद काफी तेजी के साथ पिछले कुछ दिनों से बढ़ी है, और वादी कश्मीर से अब जम्मू में ज्यादा अमवात कोविड-19 से होने लगी है, जो पिछले 2 दिन का डेटा बताता है। इसके अलावा एक चीज और भी आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटों के दौरान जहां पर 1316 केसेस सामने आए, 430 के करीब लोग जो सेहतियाब होकर मुख्तलिफ हॉस्पिटल से घरों के लिए रवाना भी किए गए, जो अच्छी खबर है। और इस वक्त रिकवरी रेशो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेहतियाबी की शरह है वो 76.8% करीब 77% तक पहुंची हुई है। जब हम आपके सामने आदाद शुमार रख रहे हैं तो सितंबर के इन 8 दिनों को, 6 दिनों को आप देख लीजिए, चूंकि आज 7 तारीख है तो 6 दिनों के फिगर्स को अगर आप देखेंगे, यकम सितंबर को हमारे पास जो रैंकिंग थी वो क्या थी, 525 श्रीनगर की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। फिर ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आई, दूसरे दिन 2 सितंबर को 641, 641, और 3 सितंबर को 1080 के करीब केसेस आए, 4 सितंबर को 1047 केसेस आए, 5 सितंबर को 1251 केसेस आए, यानी बढ़ रहा है, ग्राफ डाउन नहीं हो रहा है, और 6 सितंबर को 1316 केसेस सामने आए हैं। तो ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, इसके बाद क्या कुछ करने की ज़रूरत है, एहतियात। और कल आपको ये भी बताते चले, कल एक खातून की जब मौत हुई उसका प्लाज्मा थेरेपी किया गया था, और प्लाज्मा भी बेंगलोर से लाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड के सामने वो जंग जो है वो हार बैठी, और 10,000 के करीब केस जो है वो सिर्फ श्रीनगर के अंदर है, 10,000 केस श्रीनगर के अंदर है। और अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब जो है वो हो सकती है। 90,000 केस रिकॉर्ड किए गए हैं जी भारत के अंदर सिर्फ एक दिन के अंदर। कल के दिन की अगर हम बात करें, थोड़ी देर में आज के रिकॉर्ड जब आएंगे तो पता लगेगा कि सूरत हाल किस तरीके की है। तो इस बीच आलमी माहिरीन और आलमी जो तिब के लोग हैं उनका मानना है कि इसने सिर्फ और सिर्फ एहतियात जब तक न की जाए तब तक मुमकिन ही नहीं है कि आप कोविड से निजात पाएंगे। काम करना वक्त की ज़रूरत है, बाहर निकलना वक्त की ज़रूरत है,
अब लॉकडाउन शायद उस तरीके का आप नहीं देखेंगे जो आज से 3 महीने पहले आपने देखा था, लेकिन इस बीच आप अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? अब जब आप अपना करेंगे तो आपके साथ रहने वाले लोग बजात ही उसमें तहफ़्फ़ुज़ के दायरे में आएंगे और आपकी फैमिली आएगी। तो जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं बाज़ारों के अंदर, दफ्तरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, उससे ये रुक जाएगा शायद ये कहना मुश्किल है। अस्पतालों के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, वहाँ पर दूरी का कोई सवाल ही नहीं। OPDs के अंदर खुसूसी ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के सुप्रिटेंडेंट्स हैं, OPDs से ज़बरदस्त शिकायतें आ रही कि बहुत ज़्यादा रश रहता है और फिजिकल डिस्टेंस, मास्क का दूर दूर तक भी कहीं ख्याल नहीं है। तो इस वजह से ये जो सूरत हाल इस वक्त श्रीनगर की बनी हुई है ये इंतहाई संगीन है। तो उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला रहम फरमाए और 10,000 केसेस जब श्रीनगर के अंदर होंगे तो अदर डिस्ट्रिक्ट का हाल कितना बेहाल होगा। और जिस तरीके से अब टेस्टिंग हो रही है इससे और ज़्यादा केसेस आएंगे तो और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आए हैं इनमें एक और चीज़ भी देखने को मिली है। वो लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, इसके अलावा ताजिर हों या दीगर लोग, आप ट्रांसपोर्टर्स को देख लीजिएगा, इस वक्त मैक्सिमम लोग जो फील्ड में काम करने के लिए कुछ दिन पहले उतरे थे वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे या छोटी छोटी मार्केट्स जहां पर बहुत कम तिजारत पिछले कुछ दिनों से देखी गई थी, लेकिन 3 से 4 दिन जहां पर देखा गया या मुहर्रम के जुलूस के बाद जो बिजनेस शुरू हुई उसके बाद बाजार खुले, कामकाज शुरू हुआ, वहां पर दर्जनों केसेस सामने आने लगे हैं। ये सिचुएशन जम्मू सूबे के अंदर भी बनी है और श्रीनगर भी कुछ ऐसे एरियाज जहां पर कुछ दिन पहले सरगर्मियां शुरू हुई और आज पॉजिटिव केसेस 20 और 30 तक जा पहुंचे। चलिए जी, बढ़ते हैं जरा आगे और बात करते हैं कोविड-19 के बाद एक और अहम खबर की। और ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 6 साल पहले आज ही का दिन था जब मूसलाधार बारिशों के बाद पूरी रियासत सैलाब की तबाही में चली गई थी और सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ था पूरा रियासत। तबाहकुन सैलाब के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। साल 2014 में सितंबर के महीने में और नुकसानज़दा ढांचों को दोबारा तामीर करने के लिए जो सरकार की तरफ से ऐलानात किए गए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया। अब तक 63 प्रोजेक्टों में से सिर्फ 18 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए और हम एक एक करके आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे शोबे थे जिनको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, कितना पैसा कहां पर खर्च होना था, लेकिन अभी तक कितना हुआ। मुतासरीन की बाज़ाबादी के लिए 800 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ। 63 प्रोजेक्ट इस दायरे में रखे गए जिनको मुकम्मल किया जाना था। ये जो रकम खर्च की जानी थी जो बहुत कम एक तरह से माना जा रहा था उस वक्त के अगर नुकसान को हम देखते, इन 63 प्रोजेक्टों में से सिर्फ अब तक 18 मुकम्मल हो पाए हैं। और जरा दूसरी ब्रेकिंग भी चला दीजिएगा, कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर चलेंगे। अहम शोबे जिनको अब तक नुकसान हुआ है पिछले 6 सालों के दौरान, जिनकी बाज़ाबादकारी के लिए काम भी किया जाना था वो मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ। जिन ढांचों को नुकसान पहुंचा था उनमें कई अहम शोबे हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे जिनको नुकसान हुआ। 7000 किलोमीटर के फासले की जो सड़कें थी वो बर्बाद हुई, मुतासिर हुई। करीब 500 ऐसे पुल या 500 से ज्यादा पुलों की तादाद जो जो सैलाब की सूरत हाल बनी, इस सैलाब ने तबाह कर दिया। करीब 560 पुलों को आज तक उनमें से सभी पुलों का अगर सभी के प्रोजेक्ट देखें जिनके लिए बड़ी रकमात खर्च की जानी थी वो मुकम्मल नहीं हुई। 30,000 से ज़्यादा PHE की स्कीमें हैं और इसके अलावा इरिगेशन की भी 3,000 से ज़्यादा इरिगेशन महकमे की तरफ से जो स्कीमें शुरू की गई थी वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई। पैकेज का ऐलान ज़रूर हुआ, 800 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया और 6,910 किलोमीटर के करीब जो फासले वाली सड़कें बनती हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुई, जो आज तक भी कई इलाकों के अंदर ये सड़कें अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं। 559 ऐसे पुल थे जो सैलाब की नजर हो गए, कामकाज होना था, अभी तक सभी मुकम्मल नहीं हो पाए, जरूर कुछ पुल मुकम्मल हुए हैं। PHE के जहां तक स्कीमों के तबाह होने की बात आई थी, पाइपलाइंस उखड़ गई थी, अब जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे वो खत्म हो गए थे। 3000 से ज्यादा ऐसी PHE की स्कीमें जो सैलाब की नजर हो गई थी। 6400 से ज्यादा इरिगेशन के कामों को नुकसान पहुंचा था। 4200 से ज्यादा सब स्टेशन थे जो सैलाब में तबाह हो गए थे। 3000 PHE की स्कीमें, 6400 से ज्यादा इरिगेशन महकमे के काम जिनको नुकसान पहुंचा, 4200 से ज्यादा सब स्टेशन ऐसे जो सैलाब की नजर हुए,
11,670 से ज्यादा किलोमीटर पर फैली बिजली की सप्लाई, जिनकी तफसीली लाइनों को नुकसान पहुंचा। और आज तक कई इलाके हैं जहां पर जरूर सरकार की तरफ से सौभाग्य स्कीम के तहत भी बिजली पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन स्कीमें तो चली, कई इलाकों के अंदर आज भी बिजली जो लाइन थी वो ठीक नहीं हो पाई। 6,000 से ज्यादा ऐसी इमारतें थी जो तबाहकुन सैलाब की नजर हो गई। 25 करोड़ रुपए जो बागबानी शोबा है उसको सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अंदर माना जाता था कि उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए वो हुआ। और इसके अलावा महकमा तामीरात आमा 6 अरब रुपए का नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान महकमा तामीरात आमा को, जिसकी भरपाई के लिए 800 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान तो हुआ, लेकिन आधे अधूरे प्रोजेक्ट तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये सड़कें, अलग अलग जगह जहां पर लोग आज भी एहतजाज कर रहे हैं। और ये वो सभी काम हैं जो साल 2014 में सैलाब की सूरत हाल के बीच सितंबर 2014 से अब तक 2020 आते आते देखिए जब 6 बरस मुकम्मल हो गए हैं, ये सड़कें कई इलाकों की जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की जरूर कुछ काम पाए तकमील तक पहुंचे, लेकिन कई जगहों पर आज भी अवाम इंतजामिया के काम पाए। जी सरकार को देखते हैं तो सरकार का खुद भी ये मानना था कि 1000 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 5 रुकनी कमेटी को तश्कील दिया था, जिसने अबूरी रिपोर्ट में कहा था कि सरकार ने आने वाले सैलाबी रेले के बारे में आवाम को बाखबर नहीं किया वक्त पर, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और सरकार की गफलत जारी की वजह से ये सारा कुछ वादी के अंदर हुआ था। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हुई है, जो एनुअल डिजास्टर स्टैटिकल रिव्यू है कश्मीर का, उनकी तरफ से ये कहा गया कि 16 बिलियन का नुकसान भी हुआ है इस फ्लड्स की वजह से, जो 7 सितंबर को आया था और फिर 23 दिन तक वो पानी रहा था पूरे एंटायर वादी के अंदर। और 23 दिन के बाद पानी का बहाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने को लगा था। और उस वक्त की उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने 3 तरह का पैकेज का अनाउंस कर दिया, क्या 75,000 रुपया, 12,500, 3,800, ये 3 पैकेज दिए गए थे पहले फेज में। फिर सेकेंड फेज में वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत ये अनाउंस किया गया कि बड़े पैमाने पर रिहैबिलिटेशन होगी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी फाइलें जो हैं लगातार पिछले कई दिनों से, हमने आपको बताया था कि उड़ी से लेकर खनबल से लेकर खादिनिया तक हज़ारों फाइलें आज भी मुख्तलिफ दफ्तरों के अंदर, डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों के अंदर है, जहाँ पर वो ये मांग रहे थे कि उन्हें रिलीफ दिया जाए। उन्हें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा होने के बावजूद भी रिलीफ नहीं दिया गया। तो ये सूरत हाल है कि 6 साल मुकम्मल होने के बाद भी बहाली पूरी तरीके से नहीं हुई। मरकज़ से लेकर आलमी इदारों की तरफ से जो फंडिंग हुई उसका क्या कुछ हुआ, इस पर एक वाइट पेपर मांग रही है यहाँ की सिविल सोसाइटी। और सिविल सोसाइटी कह रही है कि जो तैयारियाँ हमने इसके बाद भी करनी थी वो आज तक भी नहीं हुई और दोबारा से हुकूमत उसी गफलत की नींद में सो रही है जिस गफलत की नींद में उस दिन सोई हुई थी जिस दिन ये सैलाबी रेले ने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया है। यानी उसके बाद थोड़ी सी जुम्बिश ज़रूर हमने देखी थी, ड्रेजिंग हो रही थी, 10 तरह की चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो सारा का सारा दरा रह गया है। और एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि 6 साल मुकम्मल होने पर सरकार का नुकसान का तखमीना अलग से, प्राइवेट की तरफ से अलग से नुकसान का तखमीना लगाया गया, लेकिन जो लोगों को मिला, आज भी हज़ारों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें एक पैसा भी इस रिलीफ का नहीं मिला है। और हज़ारों ऐसी चीज़ें आज भी हैं जिन्हें फाउंडेशन दोबारा सरकार की तरफ से रखी गई तरक्याती कामों के, लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचे, डिस्पाइट द फैक्ट कि मरकजी हुकूमत ने खुसूसी पैसा सैलाब के तामीर नौ के लिए दे दिया था। एक और हमारे व्यूअर ये भी पूछ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का जब दौरा कश्मीर हुआ था तो कश्मीर के अंदर रैली जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी जब जिस पैकेज का अनाउंस हुआ 80,000 करोड़ रुपए का, तो ये सबसे पहले बताया गया कि उन प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जाएगा जो 2014 में फ्लड की नज़र हो गए थे, सैलाब की नज़र हुए या आधे अधूरे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि उसके बाद का जो पैकेज है, एक तो वो जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से, उसके बाद बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट में कुछ मुराद जरूर दी गई कुछ जगह पर, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म ने खुद पैकेज का ऐलान किया उसमें से कितना यूटिलाइज हुआ हमारी? उसमें ऑलरेडी हमने बताया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती 9 पैकेज था, 80,000 करोड़ से ज़्यादा जो पैकेज आया था, उसमें भी तकरीबन 40% रकूमात ही सरफ की गई हैं और बाद अज़ा सरकार की तरफ से उसे रिव्यू किया गया, फिर वो रकूमात बढ़ी, लेकिन अभी तक भी वो 100% यूटिलाइज नहीं हो पाई है। उसके पीछे बहुत सारे कारण जो है, बहुत सारी वजूहत जो वो इंतज़ामिया की तरफ से बताई जा रही है, लेकिन ये एक बड़ा मामला है कि जब
बड़े पैमाने पर तबाही होती है तो जंगी पैमाने पर काम भी होना चाहिए, तो वो जो शायद आज के दिन में भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए उम्मीदें लगाई जा रही है कि अब आइंदा इस तरीके की सूरत हाल ना हो, इस पर हम खुसूसी तवज्जो जो दें। लेकिन अभी जरा बढ़ते हैं आगे, और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आ रही है और वो नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके से आ रही है। उसके बाद सीधे लद्दाख चलेंगे क्योंकि राम माधव का बड़ा बयान भी सामने आया है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है शुमाली कश्मीर से, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और खबर जो आ रही है वो ये है कि सोपोर कुपवाड़ा शाहरा पर आरामपुरा के करीब आईडी बरामद कर दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक एक्सप्लोसिव आईडी टाइप का एक सैंड बैग के अंदर था, वो बरामद कर दिया गया है आरामपुरा के पास। सोपोर कुपवाड़ा रोड पर आरामपुरा के मकाम पर आईडी को बरामद कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो मौके पर पहुंच चुका है और इसको नाकारा बनाने की कोशिश की जा रही है। आईडियों का मिलना लगातार अब हम देख रहे हैं कि शुमाल के बाद जनूब में भी इस तरीके की खबरें जो आ रही है। फिलहाल शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सोपोर कुपवाड़ा शाहरा पर आरामपुरा के करीब आईडी बरामद की गई है और बीडीएस टीम इस वक्त यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो इस वक्त जाए वारदात पर पहुंच चुका है। शाहरा को बंद कर दिया गया है और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। पहले ये देखा भी जाएगा कि क्या आईडी है या आईडी जैसा कोई चीज़ वहां पर है, तो उसके बाद पूरी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने आएगी। सोपोर कुपवाड़ा शाहरा पर आरामपुरा के करीब धमाका खेज मवाद बरामद, बीडीएस टीम को मुताला किया गया है और मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। इसमें जो ही तफसीलात हमारे पास आएंगी तो हम आपको और भी आगे बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा लद्दाख की करते हैं क्योंकि लद्दाख बहुत ज़्यादा सुर्खियों में पहले भी हमने आपको लद्दाख के हवाले से खबर दी थी, अब एक और डेवलपमेंट इस वक्त लद्दाख से आ रही है और लद्दाख के अंदर सियासी महाज आहिस्ता आहिस्ता गर्म रहा है। और हमने देखा कि राम माधव जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है वो 2 दिन से लद्दाख के अंदर है और लद्दाख के अंदर का आने का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पार्टी के अंदर वहाँ चुनाव है, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव है और वो चुनाव जीते बीजेपी, उस हवाले से कोशिश की जा रही है। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो वहाँ पर झड़प हुई थी, चीन की फौज और भारतीय फौज के बीच में झड़प हुई थी। इस दौरान स्पेशल फोर्स के जवान वहां पर शहीद हुए थे। उसके बाद उनकी आखिरी रसूमात की जो थी आज दिन मुकर्रर किया गया था और वो एजाज़ के साथ लोगों की एक बड़ी तादाद उसकी आखिरी रसूमात में आई और उसी आखिरी रसूमात के अंदर राम माधव और इंतज़ामिया के आला अफसर भी गए हैं। ये तस्वीरें आप बराह रास्त इस वक्त ले से देख रहे हैं जहाँ पर आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। सलामी दी जाएगी शहीद नीमा टेंजिन की जो शहादत हुई उस पर हमारी पूरी श्रद्धांजलि है। हमारे परिवार को भी हमारी संवेदना व्यक्त किए है। टेंजिन का शहादत सीमा में शांति लाएगी ऐसी आशा करते हैं, वही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। जो भी इस समय हालात है उसको उस तनाव को समाप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं और जल्दी ही पूरी शांति प्रस्थापित होगी ऐसी आशा है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव इस वक्त जो लद्दाख में थोड़ी देर पहले इस तकरीब में शिरकत कर रहे थे और करीब 6 बजे ये तकरीब शुरू हुई थी और अब इस वक्त भी चल रही है। बराह रास्त तस्वीरें आप ले से देख रहे हैं जहां पर जो विकास रेजिमेंट के नीमा टेंजिन जो कि एक सिपाही थे, सीनियर ऑफिसर थे फौज की, जिनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्यूटी के दौरान शहादत हुई है और अब थोड़ी देर पहले जो तकरीब 6 बजे करीब शुरू हुई थी इस वक्त भी चल रही है और फौजी एजाज के साथ उन्हें जो है आखिरी विदाई दी गई और इस बीच अब दूसरी तरफ मोटरसाइकिल और बाइक रैलीज निकालकर भी उन्हें खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। सीधे इसहाक के पास चलते हैं क्योंकि बड़ी खबर जो है इस वक्त लद्दाख से ही डेवलप हो रही है। इसहाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से पहले ये बताइएगा क्या आखिरी रसूमात पूरी हुई, जो मजहबी अकीदत के साथ आखिरी रस्म थी क्या वो अदा हुई और उसके बाद अब
आम लोग जो वहां पर जमा हुए थे, जो उस वक्त जमा हुए हैं जब कोविड-19 का बहुत ज्यादा असर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर भी है, लेकिन यहां पर बड़ी चीजें जो है वो सवाल खड़ा कर देती है। जी, अगर हम बात करें फ्रंटियर फोर्स के विकास रेजिमेंट के शहीद नीमा तेंजिन के जो आखिरी, अगर हम फ्यूनरल प्रोसेशन की बात करें, वो अभी देवाचन फ्यूनरल साइट पे मुकम्मल हुई है। आज सुबह 6 बजे के करीब उनके घर से उनके जनाजे को निकाला गया और उसके बाद से बहुत एक बड़े रैली के तौर पे उनके जो जनाजे को देवाचन फ्यूनरल साइट पे लाया। और शहीद नीमा तेंजिन की बात करें, वो कंपनी लीडर से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के, और 29 तारीख के रात को सीमा पे ड्यूटी देते हुए और जिस तरह से ईस्टर्न लद्दाख में कशीदगी थी, उस दौरान एक बहुत ही मिलिट्री ऑपरेशन में वो हिस्सा ले रहे थे। उस वक्त माइन ब्लास्टिंग की वजह से उन्होंने शहादत दी थी। और आज सुबह सुबह लद्दाख के लेह जिले में उनके फाइनल जो आखिरी फ्यूनरल प्रोसीजन अदा की गई देवाचन फ्यूनरल साइट में। इस वक्त मैं मौजूद है यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहीं पे अभी उनके फ्यूनरल जो है आखिरी जो है अंतिम संस्कार यहीं पे किया गया है। उस दौरान मिलिट्री के साथ साथ विकास रेजिमेंट के, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ऑफिसर्स के साथ साथ लोकल जो इंतजामिया है उसके साथ साथ अगर हम नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी राम माधव भी इस मौके पे मौजूद थे। उस वक्त राम माधव ने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि तेंजिन, नीमा तेंजिन की शहादत को, इस हीरो की शहादत से बॉर्डर पे ईस्टर्न लद्दाख पे ये तो नीमा तेंजिन की बात हुई। अब जरा सीधे हम बात करते हैं राम माधव की, कि कल से राम माधव वहां पर हैं और राम माधव लगातार अपनी पार्टी एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग पॉलिटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेके चुनाव जो है वो बिल्कुल पास में है। और उससे पहले बीजेपी एक बड़ा यू टर्न लेकर, एक बड़ा गेन और मोमेंटम लेकर मैदान में उतरना चाहती है। किस तरीके की सिचुएशन है, क्या कुछ उनका प्रोग्राम है और क्या आज वापसी है या रुकेंगे वहां पर? जी, अगर हम राम माधव, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी राम माधव की बात करें, इस वक्त राम माधव का लद्दाख का दौरा बहुत ही अहम है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त लद्दाख के अंदर एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग 6 शेड्यूल के लिए डिमांड कर रहे हैं, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड में लैंड प्रोटेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, कल्चरल आइडेंटिटी के जो है प्रोटेक्शन के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। इस बीच राम माधव का लद्दाख का आना बहुत ही अहम है। और दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी, अगर हम लद्दाख की बात करें, स्टेट फॉर्म करने के बाद से पहली बार पार्टी कन्वेंशन में राम माधव शामिल हो रहे हैं। और अगर हम बात करें जिस तरह से रिसेंटली जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल काउंसिल मीटिंग में जिस तरह से काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया था, 3 पॉइंट रेजोल्यूशन, जिसमें 6 शेड्यूल के साथ साथ आर्टिकल 371 और डोमिसाइल लॉ लद्दाख के लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस बीच काफी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। दूसरी जानिब अगर हम देखें, लद्दाख के वेटरन लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे है और उसके साथ साथ बहुत सारे लद्दाख के मजहबी और सोशल तंजीमें उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 पॉइंट रेजोल्यूशन पास किया है लद्दाख को लैंड प्रोटेक्शन देने के लिए। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए राम माधव का इस वक्त लद्दाख का दौरा जो है वो बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि लोग लगातार पिछले कई टाइम से इंतजार कर रहे हैं, कई माह से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब लद्दाख को सिक्योर किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली लद्दाख को सेफ गार्ड किया जाएगा और किस तरह से लद्दाख को सेफ गार्ड दिया जाएगा। इस दौरान कितना मुश्किल है, ये आप लद्दाख की बात बता रहे हैं, लेकिन कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए कमबैक करना, या कितना आसान है बीजेपी के लिए ओवरकम करना, आगे बढ़ना इस सिचुएशन में जब एक पॉलिटिकल महाज उनके खिलाफ वहां बन रहा है कि जनाब आप प्रोटेक्शन ऑफ लैंड और ये सारी चीजें कीजिए, जो शायद मुझे अभी होते हुए जल्दी से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मशावरत मीटिंग का सिलसिला दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा तेज हो रहा है। जी, बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है अगर हम लद्दाख की बात करें, क्योंकि जिस तरह से 3 पॉइंट रेजोल्यूशन पास किया है और लद्दाख के अंदर वेटरन लीडर्स जो है उन्होंने सिर्फ 1 पॉइंट रखा है जिसमें 6 शेड्यूल रखा है, और उस 6 शेड्यूल के समर्थन में लद्दाख के लेह जिले में बहुत सारे मजहबी और सोशल और पॉलिटिकल तंजीमें समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब बीजेपी की जानिब से 3 पॉइंट रेजोल्यूशन है।
अब जी। इसमें बीजेपी को इन 3 पॉइंट में से आर्टिकल 371, डोमिसाइल लॉ और 6 शेड्यूल, इन 3 में से चूज करके लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड किस तरह से दिया जाएगा, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर डोमिसाइल लॉ लाया जाता है कश्मीर की तरफ से या दूसरे अंदाज में, और लोगों को ये पता नहीं है कि किस तरह की डोमिसाइल लॉ लद्दाख को आएगा, और अगर लोगों के फेवर में नहीं होगा तो लोग बैकलिश हो जाएंगे, बीजेपी को वही चीज लोग अपोज करेंगे। तो बीजेपी को इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इन्हीं सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं राम माधव का लद्दाख का दौरा है। दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, लद्दाख की पॉलिटिक्स को बताने के लिए कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठ सकता है और सियासत क्यों तेज होगी, क्योंकि हिल काउंसिल लेके चुनाव वहां पर होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले लद्दाख सीमा पर जो कुछ हो रहा है उस पर भी लद्दाख के लोगों के, स्पेशली लेह के लोगों की पूरी नजर बनी हुई है। फिलहाल यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बादले हुए हैं, आपको बताएंगे कि फर्जी डॉक्टर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं और क्या वाकई तौर पर डॉक्टरों की गफलत की वजह से किसी की मौत वाकया हुई है और जो कुछ उसके बाद हुआ है वो कितना जायज़ है और कितना नाजायज़, ये आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, लेकिन एक छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।